नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज पर। एचएस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि भारत की आपदा पर आंसू बहाने की फितरत नहीं है। हम इस संकट को अवसर में बदलेंगे। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर होने की सीख दी है। कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 20 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार से करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभियान को 125 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें सरकार की 25 स्कीमें शामिल की जाएंगी। प्रवासी मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों से झड़प पर विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन की तरफ से सुनियोजित तरीके से यह हरकत की गई है, जिसकी वजह से हिंसा हुई और दोनों ओर से लोग हताहत हुए। भारत की सभी एक्टिविटीज अपनी सीमा के अंदर होती हैं। चीन से भी हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। भारतीय रेलवे का कहना है कि DFCCIL, जो कि भारतीय रेलवे के अधीन है, उसने खराब प्रदर्शन के कारण चीनी कंपनी के साथ करार को खत्म कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के सामने भारतीय सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल पर विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के सैनिकों को निहत्थे भेजे जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। हर सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौतों के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और नहीं किया गया। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षण को रफ्तार देने की कोशिश में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब लॉन्च की है। ये लैब कोरोना जांच के काम आएगी और इससे किसी भी इलाके में टेस्ट किया जा सकेगा। ये देश में अपनी तरह की पहली लैब है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को ओडिशा में होने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस रथ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। बता दें कि रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा आयोजित होने देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते, क्योंकि महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम आयोजित नहीं हो सकता। नेपाल के उच्च सदन यानी राष्ट्रीय सभा ने भी देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाली भूभाग का हिस्सा बताया गया है। नेपाल की राष्ट्रीय सभा ने आज लगभग पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया।
अब राष्ट्रपति की मुहर के साथ नए नक्शे को नेपाल के राष्ट्र चिन्ह में जगह दे दी जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को पटना में विसर्जित कर दिया गया। सुशांत के पिता ने उनका अस्थि विसर्जन किया। सोमवार को दिवंगत अभिनेता के परिवार द्वारा मुंबई के विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया और बुधवार को ही सभी अपने होम टाउन पटना रवाना हो गए थे। बने रहिए एचएस न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।